14 जून 2026 की ये बात है। एक शादीशुदा महिला अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलवा लेती है, क्योंकि जो उसका पति है वो विदेश में रहकर नौकरी कर रहा है। घर पर उस वक्त कोई नहीं था तो उसका लगभग 7 साल का एक बेटा होता है। जैसे उसका प्रेमी घर पर आता है, दोनों आपस में बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उसका बेटा है वो घर में इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है, इसलिए जो प्राइवेसी थी वो प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग हो रही थी। माँ अपने बेटे से पूछती है, कहती है, बेटा तेरा कुछ खाने का मन कर रहा है क्या? बेटा बता देता है अपनी ख्वाहिश कि हाँ मेरा मन ये कर रहा है। माँ अपने बेटे को कुछ पैसे देती है और पैसे देने के बाद कहती है कि जाकर दुकान पे से जो तेरा मन करे वो लेके आ जा या आराम से बैठ के खा लेना। तो ये फिर एक काम करना, जो तेरे दोस्त हैं जाकर उन दोस्तों के पास जाकर बैठ जाना, क्योंकि मुझे अंकल से बहुत जरूरी बातचीत जो करनी है। जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी, बेटा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में पैसे आ चुके थे और पैसे आते ही बच्चा एकदम से अमीर जैसी फीलिंग आने लगी थी उसके अंदर। अब वो बच्चा पैसे लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन निकलने के बाद वो वापस लौट कर आ जाता है। वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार उसकी माँ अंकल से क्या बातचीत करेगी, क्या नहीं करेगी। वो जाकर छुप कर बैठ जाता है और बैठने के बाद उन दोनों की बातें सुनना शुरू कर देता है। अभी इन दोनों ने बातचीत का सिलसिला शुरू ही किया था कि उन दोनों के बीच में एक ऐसी तलब हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे वो इस इच्छा को पूरी कर रहे थे, वो बालक जो होता है वो छुपकर इस इच्छा को देख रहा था। देखते ही देखते उस बालक को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। हालांकि इस बीच में न जाने कैसे उन दोनों को ये पता चल जाता है, प्रेमी और प्रेमिका को, कि वो बच्चा भी इनको देख रहा है। जब ये बात पता चल जाती है तो दोनों इतना घबरा जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें अब डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि ये बात बाहर चली जाए, कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा अपने पिता से बात कह दे, कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा अपनी दादी से ये बात कह दे। इसी बात को देखते हुए ये बात दिमाग में इतनी टेंशन पैदा कर देती है कि यहीं से एक कत्ल की ऐसी इबारत लिखी जाती है कि इस बात की गूंज अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में कैसे कैसे जालन प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। यदि आसपास कैमरे ना लगे हुए होते तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता कि इस घटना की को किसने अंजाम दिया है और इसके पीछे की वजह क्या रही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक थाना है बहसुमा, और बहसुमा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है रामराज। ये तारीख है 16 जून 2026। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में रहने वाली एक महिला जिसका नाम बलजिंदर कौर होता है, बलजिंदर कौर बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी। दुखी इसलिए थी क्योंकि उसका जो पोता है वो काफी देर से घर से गायब है, लापता है। उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसने आसपास के जितने भी घर होते हैं सब जगह जाती है, सब जगह जाकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे पोते को देखा है, अंगदवीर को। अंगदवीर को पूछती है, लेकिन अंगदवीर के बारे में कोई बता नहीं पाता। जब कोई बता नहीं पाता तो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि आसपास के लोगों से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पोता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि आपको थाने जाना चाहिए। बहसुमा थाना लगता है। बहसुमा थाने में वो बुजुर्ग महिला जाती है और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि 16 जून 2026 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से उसका जो पोता है अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रहा। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने कहा कि तुम परेशान मत हो, घर पहुंचो और हम बिल्कुल अभी आते हैं और हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं, लेकिन तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहना, जहां जहां वो जा सकता है सभी लोगों से पूछताछ करना। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला बलजिंदर कौर घर पहुंचती है, पुलिस भी पीछे से आ जाती है। पीछे से आने के बाद जितने भी आसपास के घर थे सभी घरों वालों से पूछताछ की जाती है, बातचीत की जाती है। तभी पुलिस की नजर पड़ जाती है सीसीटीवी कैमरों पर, क्योंकि जहां से वो बच्चा गायब हुआ था वहीं पास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि एक वैगनार कार है, वैगनार कार में कोई व्यक्ति है, उस बच्चे की तरफ इशारा करता है और बच्चा खुश होकर उस कार के अंदर बैठ जाता है। अब पुलिस के लिए यही प्राइम सस्पेक्ट था कि ये वैगनार कार किसकी है। जब आसपास के लोगों से ये पूछा जाता है तो उस कार के बारे में कोई जानकारी दे नहीं पाता कि आखिरकार ये कार किसकी है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो कार का नंबर उसमें कैद हो जाता है तो उस नंबर का रजिस्ट्रेशन निकलवाया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही पता चलता है कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव लगता है। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अर्पित पाराशर होता है। अर्पित पाराशर की यह कार होती है। दरअसल वही कार में आया था। पुलिस ने आप देखती है नताब देखती है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। मामला सीरियस लिया था पुलिस ने और पुलिस सीधा पहुंच जाती है उसके घर पर और पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उसको हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लेने के बाद फिर पुलिस ने उससे सवाल किया कि तुमने उस बच्चे का अपहरण क्यों किया था। अपहरण से पहले उससे पुलिस ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तो उसने काम बताया कि साहब हापुड़ में HDFC बैंक में वो बैंक एरिया मैनेजर है, उसमें काम करता है। लेकिन कई अखबारों में कई जगह पर यह भी बात प्रकाशित होती है कि वो चीनी मिल में काम करता है। अब वो जो भी काम करता है HDFC में या फिर चीनी मिल में, लेकिन पुलिस के लिए तो एक ही सवाल था कि आखिरकार बच्चा कहाँ है, तुमने उस बच्चे को लेकर कहाँ लेकर गए थे। जब पुलिस से जब आमना सामना होता है तो वो शुरुआत में तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू किया है तो उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साहब मैंने उस बच्चे को मारकर जो गंग नहर है वहां पर फेंक दिया है, उसमें डाल दिया है। और जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि बच्चा अचानक से गायब हुआ। और उसके बाद फिर उसके साथ ऐसा होता है, पीएसी हो, एनडीआरएफ हो या गोताखोर हो, ये अपनी तरफ से पुलिस भी मेहनत करने लगती है और उस बच्चे को तलाश करने के लिए गोताखोरों की मदद से, एनडीआरएफ की मदद से गंग नहर में जहां भी मौका था वहां पर तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। 16 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है लेकिन कहीं भी उस बच्चे का अता पता नहीं चलता है। पुलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अर्पित पाराशर के पास फिर से पहुंचती है और अर्पित पाराशर से कहती है कि जो सच है वो बताओ, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे बातचीत करेगी और फिर तुम सहन नहीं कर पाओगे।
जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि साहब, हस्तिनापुर में जो गंग नहर के किनारे एक आशा देवी मंदिर है और आशा देवी मंदिर के पास ये झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में उसकी लाश पड़ी हुई है। जैसे पुलिस ने ये बात सुनी, क्योंकि पुलिस 16 घंटे से तो पहले परेशान थी, आखिरकार ये 17 जून की तारीख भी आ जाती है और वो जो अंगद वीर की लाश सचमुच मिल जाती है। और जैसे अंगद वीर की लाश मिलती है तो पता चलता है कि धारदार हथियार से उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई वार किए गए थे, जिसकी वजह से उस बालक की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल वही था कि इस बच्चे की हत्या के पीछे की वजह क्या है, क्यों उसको मारा गया है, इसके पीछे के मेन कारण क्या है। दरअसल कहानी शुरू होती है अवतार सिंह से। अवतार सिंह जो कि पटियाला पंजाब के रहने वाले होते हैं, उनकी पत्नी का नाम बलजिंदर कौर होता है। बलजिंदर कौर और अवतार सिंह अपनी जमीनों को बेचने के बाद सीधा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आते हैं, यहाँ कुछ जमीन वगैरह खरीद लेते हैं। जो उनके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम होता है गुरसेवक और एक छोटा बेटा है उनका। जिंदगी इनकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच में जो उनका अवतार सिंह होते हैं, अवतार सिंह की मौत हो जाती है। और उनकी मौत होने के बाद फिर इस परिवार को वहां से छोड़ छाड़ के सीधा बहसुमा, जो कि मेरठ में लगता है, एक गांव है रामराज, वहां पर आकर रहने शुरू कर देते हैं। जो इनका बेटा होता है, जो गुरु सेवक है, गुरु सेवक दरअसल वो ट्रक वगैरह चला के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उनका मकसद तो ये था कि यहाँ हम आएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, यहाँ से अच्छी इनकम होगी। लेकिन ऐसा जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि पिताजी जो काम करने वाले थे वो तो इस दुनिया में रहे नहीं। जब मैं इस घटना को सुना रहा हूँ साल 2026 में, अब से 8 साल पहले, गुरु सेवक की अरेंज मैरिज की जाती है, शादी की जाती है। और शादी होती है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में, एक नजीबाबाद एक जगह लगती है, वहां पर एक गांव लगता है बढ़िया। वहां के रहने वाली गुरुप्रीत कौर नाम की एक लड़की होती है, उससे शादी हो जाती है। गुरुप्रीत कौर देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती ही कहीं ना कहीं उसको परेशान भी करती थी। परेशान करने वाली बात ये आगे पता चलेगी आपको। जब इनकी शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये गुरु सेवक और गुरुप्रीत कौर के बीच में जो जिंदगी चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, शानदार चल रही थी। और एक करीब शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, उसका नाम रखा जाता है अंगद वीर। और अंगद वीर के साथ जिंदगी ठीक चल रही है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। लेकिन साल 2023 की बात है, वो अपने पति से कहती है अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बहसुमा के पास ही एविएशन पब्लिक स्कूल है, मैं वहां पर पढ़ाने चले जाऊं बच्चों को, मेरा भी घर में पड़े पड़े मन नहीं लगता है। जब इस तरह की बात आती है, क्योंकि घर में अगर महिला भी काम करेगी, पैसे कमाएगी, पति भी कमाएगा, तो घर में खर्चे जो होंगे उन दोनों को मिलकर वहन कर सकते हैं और लोड कम पड़ेगा। यही सोचकर उसके पति ने इस बात की अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। जब वो अपने घर से बस में बैठकर उस स्कूल में जाया करती थी, तो उसी बस में, उसी जगह में एक विद्यालय में पढ़ाने वाला नहीं क्लर्क होता है, इसका नाम अर्पित पाराशर होता है। वो अर्पित पाराशर अक्सर उस बस में ही मुलाकात किया करता था, मिलता था। करीब करीब 3 महीने तक इन्हें पढ़ाया। और इसी बीच में पता चल जाता है कि न जाने कब इस गुरप्रीत कौर का इस अर्पित से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। उधर अपने पति से मन कम लगता है और इधर जो इसमें क्लर्क में मन ज्यादा लगने लगता है। हालांकि इस बीच में जो उसका गुरु सेवक पति होता है, वो यहाँ से इंडिया से छोड़ छाड़ के सीधा सऊदी अरब चला जाता है। जो काम यहाँ ट्रक चलाया करता था वो ट्रक वहां चलाने लगता है, क्योंकि परिवार को पैसे की जरूरत थी और उसने पैसे के लिए ये सब काम करना शुरू किया। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर हो गया है, तो उसने साफ साफ कहा कि तुम अब यहां नहीं रहोगी, यानी कि पढ़ाओगे नहीं, सीधा अपने घर जाओगी, घर रहोगी। इधर जो बच्चा होता है, उस बच्चे को इसकी गुरु सेवक की जो बुआ होती है वो अपने साथ लेके चली जाती है पंजाब के पटियाला में, और यही बहादुरगढ़ एक जगह लगती है, वहां उस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाता है, क्या ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई का सब कुछ जिम्मेदारी उसकी बुआ देख सके। इधर यहाँ उसकी जो पत्नी है और साथ ही जो उसकी माँ है, ये दोनों ही घर पे रहते हैं। लेकिन इसकी जो पत्नी है, पत्नी का जो मन है अब कहीं ना कहीं अपने पति में कम, अपने ससुराल में कम, और वो इधर उधर ज्यादा लगने लगता है। यही कारण था कि साल 2025 जब आता है तो गुरुप्रीत यहां से अपनी मौसी के यहाँ चली जाती है सिंगापुर में, वहीं रहना शुरू कर देती है। और लगभग 1 साल के आसपास वो वहां रहती है। 1 साल के बाद जब वापस लौट कर आती है, तो वापस लौटकर वो अपनी ससुराल नहीं आती, बल्कि अपनी मायके पहुंच जाती है। और मायके में भी वो कई महीने तक वहां पर ऐसे ही रहती है। लेकिन इसी बीच में इस मई 2026 के अंतिम सप्ताह की ये बात है कि ये सीधा पहुंच जाती है पटियाला के उस बहादुरगढ़ में, जहां पर उसके बेटे का एडमिशन था। वहां लगभग वो 10 दिन के आसपास रहती है और 10 दिन के आसपास रहने के बाद उस बच्चे को अपने साथ लेकर वापस आती है। लेकिन अब पहुंच जाती है ससुराल में। ससुराल में आए हुए उसे भी मुश्किल से मुश्किल 3, 4 या 5 दिन ही हुए थे। 14 जून 2026 का ये वाकया था। इसी बीच में जो इसकी बातचीत होती रहती थी, जो उसका कॉलेज विद्यालय में क्लर्क था, उस क्लर्क से लगातार बातचीत में रहती थी और आपस में तय करते हैं कि क्यों ना मुलाकात करें। जब बात मुलाकात करने वाली बात आती है, तो दरअसल ये जो अर्पित पाराशर होता है, इसकी भी अब से लगभग 11 महीने पहले गौरी नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है। वो भी शादीशुदा है और यहाँ ये गुरप्रीत जो है वो भी शादीशुदा है। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी इनका प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध में इनके मिलने की अंदर से इच्छा जागृत हो रही थी। और इच्छा जागृत इसलिए भी हो रही थी कि आखिरकार मिलें, कहाँ मुलाकात करें। तो ये इसने फैसला कर लिया कि एक काम करते हैं, रामराज गांव जो बहसुमा में इसका ससुराल है, एक काम करो वहीं आ जाओ। यहाँ मुलाकात कर रहे थे, यहाँ बातचीत कर रहे थे। उस दिन घर पर कोई नहीं था, लेकिन बेटा जरूर था और बेटा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। और जब ये आंखों से देख रहा था, इन्हें तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उन्हें डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका बेटा है अंगद वीर, वो अपनी दादी से पूरी कहानी ना सुना दे। उसे डर ये भी था कहीं अपने पिता से पूरी कहानी ना सुना दे। अभी तक तो उसकी ठसक रहती है, हालांकि पति से तलाक लेने की वो लगातार कोशिश भी कर रही थी, बातचीत कर रही थी, लेकिन तलाक तो वहां से मिलता नहीं है। बलजिंदर कौर ये कहते हुए तलाक देने से मना करवा देती है कि जब सब कुछ तो अपनी मर्जी से ही कर रही है, बेटा भी तेरे पास है, जो चाहती है वो सब कुछ तेरे पास है, तो फिर अलग होकर करेगी क्या? जो तुझे करना है वो सब कुछ
डिवोर्स कर ले लेकिन तलाक नहीं मिलेगा। जब बात तलाक की इस तरह से आती है तो वो दुखी रहती थी और इसी दुख को दूर करने के लिए उसने अपने प्रेमी को घर पे बुलवा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, जो उस बच्चे ने देख लिया। यहां से अगले दिन यानी कि 16 जून 2026 जब आता है तो ये तीनों यानी कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं और जो बच्चा होता है वो एक जगह मुलाकात भी करते हैं और उस बच्चे की उस अंकल से बातचीत कराई जाती है, दोस्ती कराई जाती है कि ताकि वो समझा सके कि बेटा ये बात किसी को बताना मत। लेकिन उसे शायद बच्चे को इतना समझने में देर लगी या उसने कुछ कहा, इसलिए उस बच्चे का अगली ही तारीख ये 15 में मिले थे लेकिन 16 में उस बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे उस घर से 23 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के जंगल में लेके जाया जाता है। दोनों हाथों पर उसकी जगह कुछ धारदार हथियार से उसे वार किया जाता है। जो बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो जो उसने पगड़ी पहनी हुई थी उस पगड़ी से उसके मुंह को बांध दिया जाता है ताकि वो चीखे ना, चिल्लाए ना और इन चीखों की आवाज किसी दूर तक ना पहुंच पाए। फिर मौका मिलता है उस बच्चे के गले पे वो धारदार हथियार चला दिया जाता है। बच्चा तड़प तड़प के अपनी दम तोड़ देता है। लेकिन इस बात का उस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्पित पाराशर पर, और इस बात का शायद उसकी मां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस घटना के होने के बाद प्रेमी और प्रेमिका फिर भी आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा पुलिस की जांच पड़ताल में भी आया है कि वो व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे थे। हालांकि मां की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और पुलिस इस संदिग्ध भूमिका की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अर्पित पाराशर को इसे गिरफ्तार किया जाता है। 17 जून 2026 को गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। और जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को सोचकर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आज इस जमाने में चल क्या रहा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो बच्चे की दादी को होती है और दादी के साथ साथ उसके पिता को होती है, जो सऊदी अरब में था। जैसे ही पिता को ये जानकारी मिलती है तो रोता हुआ वहां से वो चल देता है। अब जब हम इससे कहानी को सुना रहे थे तब तक शायद उसका पिता उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा ये पता नहीं, लेकिन अगर घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते तो इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको जाते जाते ये भी बताना है कि चाहे एक वक्त का खाना कम खा लेना, लेकिन अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा लेना। क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं तो कोई भी आपराधिक वारदात होने से पहले ही रुक जाती है। कई बार तो अगर हो भी जाती है तो पता करने में आसानी भी हो जाती है। इसलिए आज के इस दौर में सीसीटीवी कैमरे का होना बेहद जरूरी है। जाते जाते मेवात के रहने वाले हैं माजिद खान, संतोष कुमार यादव हैं, नितिन जून हैं, अर्जुन जो कि प्रयागराज से हैं, एमएस गुड्डू चौहान जो कि मोतिहारी से हैं, गौरान जीत देवल जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।